ठीक है। तो सबसे पहले जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है, तो हम इसका देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। अब ये ऑक्सीडेशन संख्या है क्या? ठीक है, ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है कि किसी भी यौगिक में अगर उसको स्वतंत्र अवस्था में रखा जाए किसी तत्व को, तो उसके ऊपर उपस्थित आवेश आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है नी? तो ऑक्सीकरण अवस्था आपका धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है। ठीक है नी? और किसी तत्व के केस में आपका क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। ठीक है। तो जब हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करते हैं, ग्रुप 15 के तत्वों की बात करते हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन, सबसे पहले हम किस पाए? आपका नाइट्रोजन है। ठीक है ना? नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -3 से लेके +5 तक कितनी होती है? -3 से लेके +5 तक। ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, NH3, NH2, OH, NH2, NH2, N2, ठीक है, N2O, NO, N2O3, N2O4 यानी NO2 भी कह सकते हो, और N2O5। ठीक है। यहां पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हुई? -3, इसमें -2, इसमें -1, इसमें 0, इसमें +1, इसमें +2, +3, +4, तो -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। ठीक है। फास्फोरस में आप जैसे ही आएंगे, नाइट्रोजन से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं, फास्फोरस आर्सेनिक होती है, कम होती जाती है। ठीक है। क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी क्या होगी? घटेगी, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। फास्फोरस भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो कर सकता है। तो फास्फोरस की जो मुख्य ऑक्सीकरण संख्या है वो होती है -3, +3 और +5। ठीक है। लेकिन जो मुख्य ऑक्सीकरण संख्या है फास्फोरस की, फास्फोरस खासकर जो धातुओं के साथ कंपाउंड बनाता है, तो धातु की क्या होती है? प्लस में होती है, तो फास्फोरस की अपने आप किसमें आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जाएंगे, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 और +5 में आ जाएगी। ठीक है। और बिस्मथ की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपका क्या होती है? +3, ड्यू टू इनर्ट एयर फैक्टर। किसकी वजह से? अकेले गैस प्रभाव। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बिस्मथ में आते हैं, तो बिस्मथ में जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो आपका NH2 NP3 होगा ना? ठीक है ना? लेकिन चूंकि इसमें F और D उपकोष भी होते हैं, क्या होते हैं? F और D उपकोष भी आपके क्या होते हैं? फिल होते हैं। ठीक है। F और D उपकोष भी क्या होते हैं? फिल होते हैं। ठीक। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से F और D का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है S, P, D और F। जो शील्डिंग इफेक्ट है S का सबसे अधिक होता है, S सर्कुलर होता है, तो पूरी तरह से नाभिक को क्या कर देता है? ढक देता है। शील्डिंग मतलब ढकना। ठीक है। तो जिसमें D और F उपकोष होंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। यानी जो नाभिक का जो आवेश है बाहरी इलेक्ट्रॉन तक वो आपका अधिक आकर्षित है। ठीक है। तो अधिक आकर्षित करेगा तो क्या होता है कि
इसमें जो NH2 है ये किसकी तरह काम करने लगता है? इनर्ट की तरह, अकेली। मतलब यहां ये बॉन्ड फॉर्मेशन में NH2 भाग नहीं लेता, NH2 बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, केवल कौन सा लेता है? आपका NP3। ठीक है, तो इसलिए ये केवल आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? आपका प्लस। ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर। अब हम आते हैं वैलेंसी, यानी क्या हुई आपका संयोजकता। संयोजकता का मतलब है कि कोई भी परमाणु अपने कितने परमाणुओं के साथ आपका सिंगल बॉन्ड, कितने परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी, यानी संयोजकता, यानी उसकी संयोग करने की क्षमता। ठीक है नहीं? तो जैसे नाइट्रोजन की हमने बात की, ठीक है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 तक हो सकती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। आप कहोगे नहीं, नाइट्रोजन की तो 3 ही होगी। क्यों भाई? नाइट्रोजन यही तो होता है, जैसे अमोनिया में हम बात कर रहे हैं, ये 3 ही के साथ तो बना पा रहा है। यहां तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना, होता नहीं होता है? लेकिन ये अपनी वैलेंसी यहां से एक्सपेंड कर सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो बॉन्ड बनने में भाग ले सकते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका? जैसे हमने H+ ले लिया, तो H+ को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप बना देगा ना, है ना। तो ये आपका क्या बना देगा? NH4+। तो अब कितनी होगी वैलेंसी इसकी? 4, है ना। 4 से ज्यादा नाइट्रोजन की वैलेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जब हम बाकी इस फैमिली के मेंबर देखते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, जब हम बाकी के मेंबर देखते हैं तो इनमें देखिए, फास्फोरस की जब हमने बात की तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0। ये नाइट्रोजन में ये नहीं है। नाइट्रोजन में कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p3, ये होता है। इसमें डी उपकोष पॉसिबल है ही नहीं। सेकंड वाले में डी नहीं होता। पता ना, आपने क्वांटम संख्याओं में देखा ना कि n की वैल्यू उतनी ही होगी, n की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी क्या होगी? n का मान। तो ये n की वैल्यू तो है sp, है नहीं है? तो n के लिए n का मान अगर 2 है तो इसमें 2 ही उपकोष होंगे। ये आपका 3 आ गया तो इसमें 3 उपकोष हो सकते हैं, sp_d। हालांकि d में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है नहीं। ऐसे ही आप आर्सेनिक में होंगे तो आपके 4 हो सकते हैं, sp_dn। 5 में फिर g वाला भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है नहीं। हालांकि वहां तक आपका इलेक्ट्रॉन फिल नहीं, ठीक है। तो फास्फोरस में आपका क्या होगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन तो भाग ले ही सकते हैं बॉन्ड बनाने में, यानी इसकी संयोजकता 5 तो हो ही सकती है ना। एक इलेक्ट्रॉन फिर से जंप हो जाए डी में तो इसकी कितनी हो सकती है? 6 भी हो सकती है। क्या हो सकती है आपका? 6 भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली आपका PCl6+ ये दे सकते, तो इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है? 6 तक, क्योंकि इसमें क्या है? डी उपकोष है, ठीक है। इसी टाइप से आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है। हालांकि इनकी वैलेंसियां नीचे को आते हुए घटती जाती है। बिस्मुथ में आपका क्या होगा? इनर्ट बिहार इफेक्ट आपका लागू हो, ठीक है, इनर्ट गैस पर भाव लागू, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? आपके जनरल आपकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है नाइट्रोजन फैमिली की वो, ठीक। अब हम इसमें इसका देखते हैं आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दे फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है नहीं, ये आपके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक। जैसे नाइट्रोजन आपका क्या बनाएगा? अमोनिया। क्या बनाएगा? अमोनिया, NH3। फास्फोरस आपका बनाता है PH3, फास्फाइन।
आर्सेनिक आपका बना रहेगा AsH3 यानी Ar9, SbH3 ये आपका कहलाता है स्टीबाइन, और BiS3 ये क्या कहलाता है आपका बिस्मेथ है। अमोनियम, फास्पाइन, आर्सेनाइन, स्टीबाइन और बिस्मेथाइन हाइड्रोजन से रिएक्शन करना। क्लियर? यह देखा हमने, फास्पाइन देखा, आर्सेनाइन देखा, स्टीबाइन देखा और बिस्मेथाइन देखा। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्शन करने की इनकी जो क्षमता है, वो सबकी आपकी क्या होती है, अलग अलग। ठीक है नहीं? तो पहला हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड, हमने क्या ले लिया आपका स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड। ठीक है? तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड में हमारा है EH3। क्लियर? E में आपका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, और 3 आपके क्या होंगे, बॉन्ड। क्लियर? ठीक है नहीं? हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया है ना, संकरण। ठीक है नहीं? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। तो sp3 के अनुसार का मतलब चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। ठीक है नहीं? क्योंकि इसमें क्या है आपका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जो इसकी ज्यामिति है, जो इसकी ज्योमेट्री है, वो आपकी क्या होती है, पिरामिड टाइप। ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे। ठीक है? तो इसकी जो ज्यामिति है वो आपका क्या हो गई, आपका पिरामिड। समझ में आया? ठीक है नहीं? अब देखो थोड़ा सा और आता है बॉन्ड एंगल यानी आबंध कोण। ठीक है? तो चतुष्फलकीय में यानी टेट्राहेड्रल में आबंध कोण कितना होता है? लगभग 109। चतुष्फलकीय में कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है? तो 109 हम मान लेते हैं। ठीक है? मीथेन में आपने देखा होगा चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होता है, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109। यहां भी कितना होना चाहिए? 109 होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना, कि VSEPR थ्योरी क्या कहती है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से रिपल्सन करता है किसको? बॉन्ड पेयर। बताया था ना कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज देन बॉन्ड पेयर। यानी बॉन्ड पेयर का जो प्रतिकर्षण है वो सबसे कम होता है, लोन पेयर का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो लोन पेयर ने जब प्रतिकर्षित किया इसे, तो क्या होगा? ये बॉन्ड क्या होंगे? अंदर की तरफ हो जाएंगे ना, कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो इसका 109 ना होते केवल कितना हो जाता है? 107 डिग्री के आसपास। किसके केस में? ओनली इन केस ऑफ अमोनिया, ओनली इन केस ऑफ अमोनिया, सभी के केस में। ठीक है? ठीक है? तो बॉन्ड एंगल इज रेगुलरली डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल लगातार कम होते जाता है। ठीक है नहीं? और लगभग आपका बिस्मेथाइन आने तक ये हो जाता है 91 डिग्री के आसपास। कितना हो जाता है? 91 डिग्री के आसपास। अब इसमें दो थ्योरी काम करती है, एक जो तुम्हारी बुक में है और एक जो तुम्हारी बुक में नहीं। ठीक है नहीं? अब अकॉर्डिंग टू, अगर इसको सिंपल वे से आप समझना चाहें, ठीक है नहीं, तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, उसके बाद आपका फास्फोरस का साइज उससे बड़ा, आर्सेनिक का उससे और ज्यादा लार्ज, एंटीमनी का उससे और ज्यादा लार्ज, यानी स्टीबाइन का, और बिस्मेथाइन में बिस्मिथ का सबसे लार्ज।
ठीक है नहीं? तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ते ही, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? घटती चली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? घटती गई ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा थी ना। तो देखो, जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहां होंगे? नाइट्रोजन के बिल्कुल पास होंगे ना, होंगे नहीं होंगे? तो नाइट्रोजन के जब ये बिल्कुल पास होंगे तो ये किसकी तरह काम कर रहे होंगे? जैसे ये लोन पेयर वाला काम कर रहा था। क्यों? है ना? जब नजदीक हुआ तो नजदीक में जितना पति का असर इसने किया, इसने भी उतना ही किया, ठीक है नहीं? तो ज्यादा बॉन्ड एंगल नहीं घटा। लेकिन जब आप साइज आपका बढ़ते गया, आपका बिस्मिथाइन में पहुंचा, ठीक है, अब ये 91 के आसपास आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि लोन पेयर तो बिस्मथ का यही था, है नहीं है? लेकिन बिस्मथ का साइज बिगर होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से, तो जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आसपास रहे होंगे ना, क्यों? नजदीक नजदीक। अब ये इनकी डिस्टेंस से चेंज हो गई, ये इनकी डिस्टेंस से चेंज हो गई ना। तो चेंज हो गई तो ये इसने ज्यादा प्रतिकर्षित किया नहीं किया, है ना? नजदीक था तो नजदीक में तो कम प्रतिकर्षित करेगा, है ना? दूर होगा तो ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। दरवाजा खोल दो, दूर से खोलते तो आसानी से खोलते, नजदीक से ज्यादा टक्कर करती है, ठीक है? तो यहां पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया? घट गया ना 91 के आसपास, ठीक है? सेकंड थ्योरी इज दैट, दूसरी थ्योरी ये कहता है कि जब अमोनिया से हम नीचे आते हैं, आर्सेनाइन और स्टीबाइन और बिस्मेथाइन तक, तो वो कहता है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है नहीं? यहाँ हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया ना, यहाँ हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो जो p ऑर्बिटल होते हैं तीन ना, क्यों? px py pz होते नहीं होते? ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये किताब में तो ऐसे दिख रहा है ना, मतलब बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन हुए एक्चुअल में ये। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ? यहाँ से यहाँ 90 ही तो हुआ, यहाँ से यहाँ 90 ही हुआ, यहाँ से यहाँ 90 ही हुआ, ठीक है नहीं? तो बॉन्ड एंगल कहाँ पहुंच गया आपका? 90 पर आ गया, 90 के आसपास है नहीं 91, ठीक है नहीं? तो दोनों थ्योरी मानिए, ठीक है? तो पहली वाली थ्योरी ही आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है, कि उसको इस तरह से समझिए, ठीक है? तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड। क्या था ये आपका? स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड। अब हम हाइड्राइड का दूसरा ट्रेंड आपका देख रहे हैं, स्थायित्व, ठीक है? तो स्थायित्व में क्या है कि भाई किसका हाइड्रोजन बहुत इजीली टूट जाएगा, वो कम स्थायी। जिसका हाइड्रोजन इजी नहीं टूटा, आसानी से नहीं टूटा, वो अधिक स्थायी, है ना? तो हमने जब ये देखे अमोनिया, फास्फाइन, आर्सेनाइन, एंटीमाइन और बिस्मेथाइन देखे ना, तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजन का साइज छोटा था। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या होगा आपका? छोटा बनेगा ना। बॉन्ड छोटा, इसका मतलब ज्यादा ऊर्जा। बॉन्ड छोटा मतलब ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा स्ट्रेंथ बॉन्ड, ज्यादा मजबूत बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले क्लास में आप देख गए थे ना कि sp2 आया था, तो sp2 में बॉन्ड छोटा हो जाता है, sp3 में बॉन्ड लंबा हो जाता है। तो sp2 का जो बॉन्ड होता है ज्यादा मजबूत होता है sp3 की कंपेयर, ठीक है? तो यहां पर बॉन्ड छोटा तो ज्यादा मजबूत, इजीली नहीं टूटेगा। बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा उतना इजीली टूट जाएगा, ठीक है? छोटी लकड़ी देखी होगी, टूटने में दिक्कत, और उतनी ही मोटाई की लंबी लकड़ी टूट जाती है, ठीक है? तो अब जैसे जैसे हम आपका बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ते गया तो बॉन्ड उतना ही ज्यादा लंबा होगा, ठीक है नहीं? ज्यादा बॉन्ड लंबा तो इजीली आपका टूट जाएगा, ठीक है? तो जैसे जैसे आप बिस्मेथाइन तक जाएंगे तो बॉन्ड आपका इजीली क्या होगा? टूट जाएगा, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी, ठीक है? दूसरा आता है आपका बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टी यानी क्षारीय गुण। अमोनिया क्या है? लुईस क्षार है नहीं, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है ना इस पर। अभी हम लोगों ने दिखाया था ना, नाइट्रोजन पे क्या होता है?
एक लोन पेयर होता है ना। अब ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। इसी को तो आप लुईस बेस कहते थे, लुईस छाया कहते थे ना, कि जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या कर सकता है, दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, लुईस छाया। ठीक है, तो ये इजीली आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये क्या है आपका अच्छा लुईस छाया रिएक्शन कर सकता है। तो NH3 आपका इजीली रिएक्शन कर देता है ना H+ के साथ, ठीक है नहीं, और आपका क्या बना देता है, NH4+ बना देता है। तो यानी ये क्या है आपका अच्छा बेस है। और स्टेबलाइन और बिस्मेथाइन में जाओगे तो जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, यानी जो एकाकी युग्म आपके पास इजीली अवेलेबल था देने के लिए, साइज बड़ा होने की वजह से वो लोन पेयर क्या होगा, फैल जाएगा ना, फैलेगा नहीं फैलेगा। तो जैसे ही लोन पेयर फैल गया तो वो देने के काम का नहीं है, ठीक है नहीं। तो क्षारक का क्या होगा आपका, डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस टुवर्ड्स बिस्मेथ। यहां तक आपका क्षारकता क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज। समझ में आया? यानी अपचायक गुण क्या था, अपचायक गुण। तो अपचायक और ऑक्सीकरण पढ़ा था ना लोगों ने, ठीक है नहीं। अपचयन कहां होता है, जहां हाइड्रोजन जुड़ता है ना, जहां ऑक्सीजन जो होता है वो आपका क्या है, ऑक्सीकरण, और इसके अपोजिट भी वही केस आपका यूज होता है, ठीक है नहीं। तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी वहां, अपचयन और ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचायक और ऑक्सीकरण पढ़ा था ना। जिसका अपचयन होगा, ठीक है नहीं, वो आपका क्या होगा, बहुत अच्छा ऑक्सीकरण। अपना तो अपचयन हो गया उसका, लेकिन वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है नहीं। मतलब वो अकेला अपचयन नहीं होता, दूसरे को भी अपने साथ ले डूबता है, ठीक है नहीं। यानी अपने आप का अपचयन हो गया उसका, दूसरे को क्या कर देगा, वो ऑक्सीकरण, ठीक है नहीं। तो जिसका जो जितना अच्छा अपचयन हो सकता है वो उतना अच्छा ऑक्सीकरण, और जो जितना अच्छा जिसका ऑक्सीकरण हो सकता है वो उतना अच्छा अपचायक, ठीक है नहीं। अब यहां तो हमारे पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं सभी पे। तो हाइड्रोजन जिसने जल्दी छोड़ा, यानी उसका इजीली उसने क्या कर दिया, दूसरे का अपचयन कर दिया, तो वो क्या हो गया, उतना अच्छा अपचायक हुआ नहीं हुआ। तो जैसे हमने स्टेबिलिटी की बात की थी ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की थी ना, हमने कहा था कि बिस्मेथाइन का बॉन्ड क्या होता है, सबसे कमजोर होता है। तो हाइड्रोजन इजीली क्या करेगा, त्याग देगा ना, ठीक है नहीं। तो हाइड्रोजन इजीली त्यागेगा, इसका मतलब वो सबसे अच्छा अपचायक। और अमोनिया इजीली हाइड्रोजन नहीं देगी, इसका मतलब अपचायक अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहां से यहां लिखते हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, ठीक है नहीं। बाकी ये दोनों पावर डिक्रीज हुए, लेकिन रिड्यूसिंग पावर क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हुई। बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है कंपेयर टू फास्फाइन, आर्सेनाइन और, ठीक है नहीं। लेकिन बिस्मेथाइन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वंडरवाल बल ज्यादा आ जाता है। बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा हो गया ना, तो वंडरवाल बल ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बिस्मेथाइन का ज्यादा। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, है ना। उसके बाद फास्फाइन से लगातार बिस्मेथाइन की तरफ बढ़ जाए, इसका सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद फास्फाइन से अधिक आर्सेनाइन, आर्सेनाइन से ज्यादा स्टीबाइन, और स्टीबाइन से ज्यादा और सबसे ज्यादा अमोनिया, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अमोनिया इज सॉल्युबल, अमोनिया क्या है, सॉल्युबल है,
किसमें? वाटर में। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है ना अमोनिया, इसलिए आपका क्या होता है? सॉल्युबल। और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बहुत अधिक। सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी? बहुत अधिक। देखा होगा आप लोगों ने, अमोनिया तो जनरली गैस है ना, लेकिन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करते हो लैब में टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी क्या क्यूरियोसिटी था, ठीक है? तो नाइट्रोजन, ठीक है, जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये है ना, ठीक है? तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आपके सारे ऑक्साइड आपके पाए जाते हैं, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था N2O, ठीक है? नाम भी सुनते हुए जाना, नाम भी बताते हुए, ठीक है? ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, दिस इज कॉल्ड लाफिंग गैस, है ना? लाफिंग गैस है, ठीक है? दूसरा आपका क्या हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा है N2O3, नाइट्रोजन सिस्क्यू डाइऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रोजन सिस्क्यू ऑक्साइड, ठीक। चौथा है N2O4, या इसी को हम कहते हैं NO2। क्या कहते हैं? NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है? और नेक्स्ट है आपका N2O3, N2O5 कर दो इसको, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्लियर? नाइट्रोजन सारे ऑक्साइड होता है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, समझ में आया? ठीक है ना? बाकी के जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है ना, ये केवल +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। कौन से दिखाते हैं? +3 और +5 वाले। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस P2O5 दिखाएगा और P4O10 दिखाएगा, ठीक है? ये डाइमराइज हो जाता है। क्लियर? इसको आप P4O6 भी दे सकते हो। आर्सेनिक As2O5, Sp2O5, Bi2O5, ये क्या होगा? हेलोजन की प्रतिक्रिया। तो हेलोजन के साथ जो रिएक्शन बनाते हैं, देखिए ध्यान से बिल्कुल। तो नाइट्रोजन है आपके पास, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये, ठीक है? तो नाइट्रोजन जनरली हेलोजन में आपका क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है? तो नाइट्रोजन आपका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आपका NF3 बनाता है, ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ NCl3, ब्रोमीन के साथ NBr3 और आयोडीन के साथ Ni3, ठीक है? ये बोथ आर वेरी अनस्टेबल, ये दोनों ही आपकी क्या है? बहुत अनस्टेबल है, ठीक है? लेकिन NF3 इज क्वाइट स्टेबल, NF3 आपका क्वाइट स्टेबल होता है और NCl3 इज आल्सो स्टेबल। क्लियर? ये आपका हमेशा ही NBr3 और Ni3 ऐसे ही नहीं पाए जाते, बल्कि ये अमोनिया सॉल्यूशन के साथ आपके प्रेजेंट है। क्लियर? इसी टाइप से फास्फोरस आपका PX3 और PX5, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना, ठीक है? कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन फॉर्म NCl3 नॉट NCl5 भाई, जबकि फास्फोरस आपका PCl3 और PCl5 दोनों बना, ऐसा क्यों? ठीक है? तो उसका आंसर केवल एक लाइन में है, फास्फोरस है D सबसेट, यानी फास्फोरस के पास क्या है? खाली D से बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि फास्फोरस के पास क्या होता है? D मौजूद होता है। तो D मौजूद होता है तो वो 3 से ज्यादा आपकी वैलेंसी बना सकता है, ठीक है? तो उसमें आपका PX3 के साथ साथ PX5 भी आपका बना सकता है, ठीक है? क्लियर? इसमें जो बिस्मथ फ्लोराइड है, बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड है, वो आपका आयनिक नेचर का होता है, और बाकी ये सारे ही आपके जो हेलोजन्स हैं ये आपके कोवलेंट यानी सहसंयोजी नेचर के होते हैं। क्लियर? तो ये थी आपके हेलोजन की प्रतिक्रिया की क्रियाशीलता, ठीक है? उसके अलावा धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल।
तो हम लोगों ने देखा कि जो धातु है, धातु चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है अधातुओं के कंपेयर, इसमें जनरली आपका बिस्मिथ को छोड़ दें, ये दोनों धातु है और ये दोनों अधातु, ठीक है नी। तो धातुओं के प्रति भी ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है नी। और जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन आपका रिएक्टिव धातुओं के साथ, जैसे कैल्शियम है या सोडियम है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैल्शियम एसाइड, सोडियम एसाइड, एल्युमिनियम एसाइड, ठीक है नी। तो जैसे आपका कैल्शियम एसाइड है तो ये आपका CH3N2, एल्युमिनियम एसाइड है तो ALN, ठीक है नी। इसी टाइप से मैग्नीशियम आपका बनाता है Mg2P3, Mg3P2, ठीक है नी। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स धातुओं के साथ आपका बनाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने एनामोलस प्रॉपर्टीज आपका नाइट्रोजन की आपका डिस्कस की है, ठीक है। एनामोलस प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की क्यों आती है? एनामोलस मतलब बाकियों से अलग, ठीक है ना। बाकी जो ग्रुप के सदस्य है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है ना, उनसे कुछ अलग प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन शो करता है, जिनको हम लोगों ने एक एक करके अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो जैसे एक प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की, कैटिनेशन की। क्या है कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ दूसरे एटम के साथ आपका बॉन्ड बनाना, ठीक है ना। जैसे कार्बन कार्बन चेन बना देता है ना, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन की जो कैटिनेशन पावर है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की कार्बन के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। और इससे भी अधिक किसकी होती है, फास्फोरस की, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो कैटिनेशन पावर है वो आपकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। दूसरा जो एनामोलस प्रॉपर्टी शो करने का इसका रीजन है, नाइट्रोजन के जो गुण है वो है कि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का क्या है आपका, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच इजीली क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल होता नहीं है जो कि इंटरफेयर कर, केवल कौन सा ऑर्बिटल होता है, पी। तो इजीली क्या बना देते हैं, ये पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज हाईली स्ट्रॉन्ग। ये डायटोमिक फॉर्म में होता है ना, लेकिन बाकी के जितने भी तत्व हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है नी, ये सब आपके डायटोमिक नहीं, ये क्या है, टेट्राएटोमिक। फास्फोरस P4 फॉर्म में रहता है, आर्सेनिक AS4 फॉर्म में रहता है, यानी टेट्राएटोमिक फॉर्म में रहता है, और उनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। नाइट्रोजन ही ऐसा है जो किस फॉर्म में रहता है, डायटोमिक, ठीक है नी। और इसकी जो बॉन्ड ऊर्जा है वो बहुत अधिक है, लगभग 998 किलो जूल पर, ठीक है ना। कितनी है, 998 किलो जूल पर मोल, इसलिए ये बहुत अधिक स्थायी, ठीक है ना। चूंकि डायटोमिक फॉर्म में रहता है तो इसलिए कौन सी अवस्था में रहता है, आपका गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा आपका क्या होने की वजह से स्थायी, ठीक है। अब हम इसमें जैसे डाइनाइट्रोजन की बात करें तो डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे होती है उसको हम लोग